Scaffold, safety rule. इनमें आपको चंद बातें एकदम ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। पहला बात है फॉल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखिए, क्योंकि हाइट वर्क है तभी तो इसका फोल्ड लग रहा है, लैडर है तभी तो इसका हाइट वर्क है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्काफोल्डिंग का। सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है फॉल ऑफ हाइट, यानी फॉल प्रोटेक्शन। क्लियर है? दूसरा है लैडर पे चढ़ने और उतरने वाली बात, सॉरी स्काफोल्ड पे चढ़ना और उतरना, एंट्री एंड एग्जिट। इसके दौरान कोई गिरे नहीं। एंट्री और एग्जिट का जो नियम है उसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात इसमें आपको ध्यान में रखना है लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द स्काफोल्ड, उसको चेक करना है और उसको आपको सिक्योर करना है। चौथी बात उसमें गार्डरेल सिस्टम, यानी जो प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है दे शुड बी गार्डेड। पांचवी बात इसमें उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहा है, उसको आपको स्टेबल बनाना है और सुरक्षित बनाना है। बात समझ रहे हैं? छठी बात इसमें स्काफोल्डिंग की ब्रेसिंग, यानी स्काफोल्डिंग की मजबूती स्टेबिलिटी के लिए ब्रेसिंग का प्रयोग करना। तो पर्याप्त ब्रेसिंग है कि नहीं है स्काफोल्डिंग के मुताबिक। जितना स्काफोल्डिंग छोटा और बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब जैसा काम उसके हिसाब से स्काफोल्ड। तो स्काफोल्ड में मजबूती लाने के लिए ब्रेसिंग का जरूरी होना है, तो इसका फिर ख्याल आपको रखना है और ब्रेसिंग का नियम आपको जानना है, ब्रेसिंग के बारे में आपको जानना है। और फिर लास्ट में आपका काम है इंस्पेक्शन और टैगिंग। बात समझ रहे हैं? कैसे करेंगे इसको, इन सारी बातों को हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। क्लियर है? फॉल प्रोटेक्शन तो अभी आपका चैप्टर है जो चलेगा, इसलिए थोड़ा सा अभी उसमें आप लिखिए। नंबर 1 फॉल प्रोटेक्शन। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ईच पर्सन working on a height not less than 1.8 meters and above shall be protected from falling by a fall protection system. Which includes scaffolding, platform, guardrails,
सिस्टम, गार्डरेल सिस्टम कर दीजिए, कॉमा मैन बास्केट, कॉमा ladders, कॉमा full body harness with lanyard, attached to a lifeline. Attached to a lifeline. कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी 1.8 मीटर या उससे ज्यादा हाइट पर काम कर रहा है, दे नीड फॉल प्रोटेक्शन, उनको जरूरत है फॉल प्रोटेक्शन की, जो शामिल है जिसमें स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसके ऊपर से वो गिरे तो वहां पर गार्ड रेल, बचाने के लिए मैन बास्केट का मतलब बास्केट स्ट्रेचर्स, फुल बॉडी हार्नेस विथ लैनियार्ड एंड लाइफलाइन, अगर नहीं है तो उसका इस्तेमाल करके हुकिंग करके बचना। इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जबकि फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन यहां स्काफोल्ड पर चूंकि काम कर रहे हैं तो यहां पर फॉल प्रोटेक्शन के लिए केवल इतनी ही चीजें आपको काम में आएगी। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, वेयर ए कंप्लीट गार्डरेल सिस्टम is not possible every individual shall use a full body harness with double lanyard, shock absorbing to allow 100% tie बांधना, off all the time, OFF off, tie off all the time, कहता है कि जहां पर गार्डरेल सिस्टम पॉसिबल नहीं है लगाना, बात समझ रहे हैं, जहां संभव नहीं है गार्डरेल सिस्टम लगाना प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उस जगह पर ये रेगुलेशंस हैं ओशा का कि प्रत्येक व्यक्ति जितने भी उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है हर समय सेफ्टी हार्नेस बांधे रहेंगे विथ डबल लैनियार्ड, यानी 2 हुक वाला, सिंगल लैनियार्ड नहीं, उसमें 2 लैनियार्ड होगा, और वो भी शॉक एब्जॉर्बिंग। आप देखते होंगे कि लैनियार्ड जो है वहां पर पीठ के पास घुमा मोटा तरीके से वो बंधा हुआ रहता है, देखते हैं, गांव में भी देखते होंगे बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग बांधते हैं उसको, और उसको एक बार जोर का झटका मारिए तो खुल जाएगा, बस समझ रहे कि नहीं, जोर का झटका में, वो शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए वैसा बनाया जाता है। जब आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो झटका नहीं लगेगा, लेकिन शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड अगर बना हुआ है तो जब आदमी गिरेगा तो उसका वजन से वो खुल जाएगा और फिर वो नीचे चला जाएगा, और तो पहले गिरा रुका फिर नीचे चला गया तो झटका नहीं लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं? ये बड़ी अच्छी चीज है
वरना झटका लगने से कई बार ऐसा हुआ है कि रिब या पसली या फिर बैकबोन में तनाव खिंचाव आ चुका है। बात समझ रहे हैं? तो झटका ना लगे उसके लिए 100% एब्जॉर्बिंग वाला जो शॉक ना लगे, शॉक प्रूफ बनाया जाता है। और वो कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, 2-4 बार देखिएगा तो अपने आप बना लीजिएगा। क्लियर है या नहीं है? अब आइए एंट्री एंड एग्जिट में। एंट्री एंड एग्जिट। हाँ जी, तो ये दूसरे ही ना है, पहला हम पहला का 2 ठो बताया, तो ये तीसरा हो रहा है। फॉल प्रोटेक्शन का 2 पॉइंट है ना, ये फॉल प्रोटेक्शन पहला था, अब आ गया दूसरा एंट्री एंड एग्जिट। अब उसका पॉइंट लिखते जाइए। एंट्री एग्जिट का क्या नियम है? आजकल बड़ी एक से एक स्काफोल्ड भी आ गया है। अब आ गया हाइड्रोलिक स्काफोल्ड। पहले लोग बनाते थे ना, अब आ गया हाइड्रोलिक। पहले आपको चढ़ना होता था, अब चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें है कि सीधे बटन दबाइए, ऊपर चले जाएगा, जितना ऊपर जाना है फिर रोक दीजिए, और ऊपर फिर रोक दीजिए। मतलब जहां पर 1 घंटा काम करते आप उस स्काफोल्ड पर, हाइड्रोलिक में आपका मात्र लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान, और बहुत आसानी से आप काम भी कर रहे हैं। बात समझ गए? लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है, ज़्यादा बड़े काम पर यह संभव नहीं है, और काफ़ी महंगा भी है। वो स्काफोल्ड जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये बड़ा ऑथेंटिक है, और बहुत बड़े बड़े कामों में इसी का प्रयोग कर सकते हैं। वो सिंगल मैन के लिए काम है, सिंगल या डबल मैन के लिए काम। लेकिन अगर वैसा है तो उसका भी प्रयोग इंडस्ट्री आजकल कर रही है। बहुत एफिशिएंट है और टाइम बचता है, काम ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है कि एक आप देखते हैं MEWP, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। ये है क्या? ये बता दे रहे इसलिए, ये भी एक स्काफोल्ड का ही पार्ट है। जैसे आप गांधी मैदान पे देख रहे हैं ना, पोल लगा हुआ बड़का हैलोजन वाला, तो उस पर जो बल्ब वगैरह बदलने के लिए चढ़ता है, कैसे? कभी देखा है कि नहीं? नहीं देखा है। और अगर ना उतरे तो हाँ, किरान से देखिएगा कि किरान से उसको ऊपर ले जाया जाता है आदमी को। किरान का जो हुड होता है उसमें एक बास्केट बना हुआ रहता है, बॉक्स टाइप का, है ना, उसी को हम कहते हैं MEWP, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। मोबाइल माने घूमने वाला, ये तो घूम रहा है, एलिवेटेड माने ऊंचा, वर्क प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं? और स्काफोल्ड में जो हम स्टेयर्स आजकल बनाते, पहले हम बनाते थे फिक्स्ड, अभी भी फिक्स्ड है, लेकिन रेडीमेड बना बनाया स्टेयर बना बनाया रहेगा, हुक लगा हुआ रहेगा, उठाइए वहां फंसा दीजिए, यहां से निकालिए वहां रख दीजिए। अब पूरा लैडर सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लैडर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, सिर्फ आपको ले जा करके वहां फंसा देना है। तो बोल तो रहे यार, कहाँ है? हाँ, फिक्स तो भी हुआ, और एक होता है हम बना के फिक्स करते हैं उसको, जो लैडर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार का लैडर हम लोग बनाते हैं और उसको उसमें टाई करते हैं, बांध देते हैं। एक तो ये हो गया, और आजकल बाहर में जो चल रहा है वो है रेडीमेड लैडर। बस समझ रहे हैं? उसमें हुक आगे बना हुआ रहता है जिसको फिक्स हो जाता है, और उसी में उसको लगा देते हैं। अब वहां से हटाना तो उसको ऊपर से दूसरे में लगा दिया, आसान हो गया।
और बेहतर लैडरे है, वो भी वही चीज़ है जो आप देखा, वो हो गया हुकिंग सिस्टम वाला, फिक्स्ड हो जाता है। पहले क्या था कि प्लेटफॉर्म पर हम लोग जब हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते थे तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ता था प्लैंक्स। जैसे आप देखिएगा कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें जो हम लोग प्लैंक्स देंगे वो इस तरीके से है ना, निकला हुआ। निकलना ज़रूरी है इसलिए कि ओवरलैपिंग होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा तो इसके ऊपर ओवरलैपिंग होगा, मतलब इसी पर फिर रखा जाएगा प्लैंक्स, है ना, बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ज़्यादा नहीं। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका बेरर है, ये वाला है ना, जिसके ऊपर प्लैंक्स रखना है। तो इसमें भी साइड में ये निकला हुआ थोड़ा, और इधर भी साइड निकला हुआ है, कटा हुआ, और ये बीच में उठा हुआ। नहीं समझा? तो इस पर रखा गया एक, और इस पर रखा गया एक। कम से कम 12 इंच निकला हुआ रहना चाहिए, उतने ही पे रखाना भी है। तो इस पर रखा गया, इस पर रखा गया, ओवरलैपिंग भी हो गया, समान बराबर ऐसे आ गया। जैसे है ना जी, यहाँ पर निकला हुआ था तो यहाँ भी रख दिया और इधर भी रख दिया। इधर निकला हुआ नहीं है, निकालना है यहाँ पर ऐसे कर करके, ताकि इसके ऊपर हम प्लैंक्स को रख सके। और इधर भी वैसे ही है, इधर बढ़ना है तो इधर रखा जाएगा, उधर बढ़ना है तो उधर रखा हुआ चला जाएगा, ऐसे ही सब बात समझ रहे हैं। तो उससे अब फायदा क्या हुआ कि ओवरलैपिंग प्रॉपरली करने की अब जरूरत नहीं है, उस पर रखते चले जाइए, वो तो इतना मजबूत है कि ओवरलैपिंग अपने आप हो गया। नहीं समझा क्या बात है? नहीं समझ में आया? एक रॉड अगर हम मान लीजिए कि ये आपका टेलीफोन, ये वाला मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, इस पर हमको प्लैंक्स रखना है। इस पर अगर प्लैंक्स रखेंगे तो इसके ऊपर न रखेंगे जी। तो हम किया का कि यहाँ पर से थोड़ा सा निकाल दिया, इतना निकाल दिया जिसपे कि आसानी से रखा जाए। इधर भी निकला हुआ है, अब इसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, अब इसी पर रख दीजिए ऐसे, क्योंकि यहाँ निकला हुआ है, थोड़ा पूरा प्लेन ऐसे निकला हुआ है। आप बहुत जगह पर देखते होंगे ना कि इस तरीके का केस बना हुआ रहता है, ये ऊंचा हो जाएगा। इधर से भी रख दिया, इधर से भी रख दिया, ये ऊंचा बराबर है। प्लैंक्स को इस पर भी रख दिया और इधर से भी रख दिया, बात समझ रहे हैं। और यहाँ ये इतना बराबर, प्लैंक्स जितना मोटा होता है उतना ही ऊपर होता है, यानी 2 इंच, ताकि बराबर में आ जाए एकदम। 2 इंच नीचे ही गड्ढा बनाया जाएगा, 2 इंच नीचे से निकाला जाएगा। इसमें निकालेंगे तो यहाँ से, यहाँ पर से 2 इंच मान करके, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर प्लैंक्स रखा, 2 इंच मोटा प्लैंक्स है, तो बराबर में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो रखते हुए चले जाइए, वैसे आसान हो गया एकदम। आप इसको देखिए ना भाई, शीशा है ना, है शीशा को रखा, बीच में घाट बना हुआ है, तो घाट में डाल दिया, वैसे ही घाट बना हुआ रहेगा, उसी में डालते चले जाइए। और क्या है? नहीं समझा कहा अभी तक आप? तो लिखिए एंट्री एंड एग्जिट। फॉल हजार्ड है तो आपको जरूरी है कि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करें, है ना, कि ना करें? रिस्क असेसमेंट मस्ट हो जाता है। जहां पर मल्टीपल हजार्ड, हाई हजार्ड या न्यू जॉब हो तो रिस्क असेसमेंट जरूरी है। तो यहां पर भी चूंकि मल्टीपल हजार्ड मौजूद है, हाई रिस्क है, इसलिए रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है काम से पहले।
चूंकि एलिवेटेड वर्क है, ऊंचाई वाला काम है। तो लिखिए एन एलिवेटेड वर्क, एलिवेटेड ELEVATED, एलिवेटेड माने ऊंचाई। प्रेजेंट ए फॉल हजार्ड, प्रेजेंट ए फॉल हजार्ड, comma, it is therefore essential that precautionary measures must be taken, full stop, risk assessment to be carried out before starting the job. क्लियर है? अब आइए इसके रूल्स रेगुलेशंस पे, एंट्री एंड एग्जिट के। नंबर 1, अच्छा इसलिए ज़रूरी है रिस्क असेसमेंट कि फॉल प्रोटेक्शन में जब आदमी ऊपर से गिरता है तो कितना समय लगता है, कितने हाइट पर, थोड़ा सा नमूना लिख लीजिए उसका ताकि समझ में आए। लिखिए नोट में, हाँ, in just 0.5 second a body can fall from height 4 feet. बात समझ में आया? 4 फीट हाइट से गिरेगा आदमी तो कितने जल्दी नीचे आवेगा? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, है ना? दूसरा लिखिए इसी में, 1.0 सेकंड इज इक्वल टू 16 फीट। 1.0 सेकंड यानी 1 सेकंड कितने देर में पहुंचेगा? कहां से? 16 फीट से 1 सेकंड में। गिरा नहीं कि नीचे, आंख बंद, डब्बा गायब, है ना? तीसरा लिखिए 1.5 सेकंड 36 फीट और 2 सेकंड 64 फीट। 64 फीट से गिरिएगा, 2 सेकंड में लैंड कर जाइएगा। हाँ, जरूरी है कि नहीं है? ये ऐसे ही बता दिया अलग से, ये 2 सेकंड 64 फीट। और जितने ऊंचे से गिरिएगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी, वेट आपका बढ़ जाएगा ड्यू टू मोमेंटम। बस समझ गए? तो उतना जल्दी तारबूज की तरफ फटिएगा। लिखिए नंबर 1, a safe means of exit and entry, a safe means of exit or entry shall be provided and used whenever elevated work is more than
इज मोर देन, अपने ना बोल, तो अपने ना बोल लिखो, अब मेरा इंतजार कर रहा है। दावत दे दिया, खाना लगा दिया, बोलेंगे खा तो खागा, सब लग गया तो उस पर जब दौड़े मारे मारी करे लगे खाएला। हाँ 1.8 मीटर या 6 फीट, क्लियर। यानी इतने हाइट पर फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम लागू भी हो जाता है, नियम है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स है 1.8 मीटर। तो यहाँ पर आपको आने और जाने के लिए लैडर का प्रयोग मस्ट है करना, यानी एंट्री और एग्जिट के लिए आपको इस्तेमाल सामान का करना अनिवार्य है। अब कूद के नहीं आवेगा या किसी और चीज पे चढ़ के नहीं जाएगा, बल्कि उसको प्रॉपर लैडर दोगे उतरने और चढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, इंटरनल स्टेयरवेज और लैडर्स shall provide access, access माने पहुंचने का रास्ता, कहां? टू scaffold, टू scaffold, full stop। ब्रेसेस, ब्रेसेस तो समझ गए क्या है? एक्स ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग जिसको बोलते हैं, लेजर, स्वे, बहुत सारा है, वो हो गया ब्रेसेस, कॉमा लेजर्स, LEDGERS, आपके नोट में है जो नक्शा कल दिया था, उसको देख सकते हैं। लेजर और बेयरर, built into frame, built into frame shall not be used for access, for access। एकदम सिंपल मतलब है इसे कहने का कि स्टेयरवेज या लैडर्स एक्सेस के लिए स्काफोल्ड पर आपको लगाना जरूरी है, क्लियर। ब्रेसेस वगैरह, लेजर, बेयर, इसका इस्तेमाल एक्सेस के रूप में आप नहीं कर सकते हैं स्काफोल्ड पर चढ़ने के लिए। अक्सर देखिएगा लकड़ी का भाड़ा, उसमें लैडर रहता है नहीं, चढ़ता कैसे है? वही बेयरर, वही एक्सेस उसका इस्तेमाल करता है और उसी पर चढ़ जाता है। बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर आप उस पर इस्तेमाल करते हैं तो डिफॉर्मेशन, डी शेप होने का कारण बन सकता है और गिर भी सकता है, बस समझे। इसलिए उस एक्सेस के लिए जो आपको दिया गया वो है लैडर या स्टेयरवेज, क्लियर है। दूसरे पार्ट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्टेयरवेज शैल बी प्रोटेक्टेड बाय काहे से प्रोटेक्ट होना चाहिए? गुड हैंड रेल्स। और कहां देना चाहिए? वेयर देयर इज एक्सपोजर टू फॉल, वेयर देयर इज एक्सपोजर टू फॉल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, स्काफोल्ड लैडर shall extend a minimum of 1 मीटर। कहां से?
हाँ, above the working platform, above the working platform या landing. नेक्स्ट, क्लियर है? समझ में आ रहा? पूछ रहे हो ना बढ़िया से? अब बाद में अगर पूछा ना बताए और अभी यस सर बोले हो तो फिर सोच लोगे. नेक्स्ट, इसलिए जो पूछना है अभी ये पूछ लेगा. लैडर शैल हैव ए, शैल हैव ए मिनिमम क्लियरेंस of very good 6 inch behind the rungs to give adequate foothold. The rungs to give adequate foothold. क्लियर है? समझ में आया? पैर रखने के लिए जब लैडर पे चढ़ रहे हो तो कम से कम 6 इंच क्लियर होना चाहिए रंग्स के नीचे. बात समझ रहे हैं? फुट होल्ड के लिए, ताकि आपका पैर मजबूती से रखाए. क्लियर है? नेक्स्ट, लैडर शैल हैव ए ड्रॉप बार. नेक्स्ट बोला है अभी रे, बाल हटा लिए फिर भी नहीं घुस रहा है. लैडर शैल हैव ए ड्रॉप बार. ड्रॉप बार, बार माने रॉड, बार माने सरिया, छड़ है ना. बार माने दारू वाला नहीं, वो समझ रहा था का? Drop bar installed at the top of guardrail for safe access and egress. For safe access and egress. आप अपने नक्शे को देख लीजिए, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा. ड्रॉप बार उसमें लिखा हुआ है. एल में जिसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप पिन, वो यही है ड्रॉप बार. क्यों दिया हुआ है? आपका जो गार्डरेल है, आदमी घुसेगा कैसे? जगह दीजिएगा घुसने के लिए, और अगर ड्रॉप बार नहीं लगाइएगा तो जगह खुला रह जाएगा, तो फिर आपका गार्डरेल पर्याप्त हुआ नहीं. घुसने और निकलने के लिए ड्रॉप पिन का इस्तेमाल करते हैं. उठाया, अंदर गए, फिर लगा दिया, चारों तरफ से गिर गया वो. जैसे आप अपने काउंटर में घुसते हैं दुकान के, तो एक तो ड्रॉप वेट देते हैं कि नहीं, फिर वो पैक हो गया, अनऑथराइज पर्सन घुसेगा. यही है ड्रॉप बार या ड्रॉप पिन. क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट, ladders shall have a rest platform installed after 6 meters यानी 20 feet of vertical rise .
ठीक है, समझ में आया ये बात? नहीं समझ में आया? कह रहा है हाँ 20 फीट पर रेस्ट प्लेटफॉर्म आपको देना है, प्रत्येक 20 फीट पर वर्टिकल हाइट पर। जब आप ऐसे जा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा, यानी वहां पर एक गार्डरेल सिस्टम दे करके, और ऐसा आप बनाइए जहां पर आदमी रुक सके हर 20 फीट पर। कब दीजिएगा? 20 फीट पर तो दीजिएगा, लेकिन हाइट जब आपके स्कार्फ फोल्ड का पहले पढ़ा चुके हैं लैडर में, जब 30 फीट हाइट ऊंचाई किसी भी काम का हो, तब आपको उसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको देना जरूरी है। और वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको 15 से 20 बताया था कि दे दीजिएगा, तो 20 फीट पर आप दे रहे हैं। क्लियर है? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, इफ horizontal travel distance exceed 15 meters, 15 meters यानी 50 फीट, each elevated work area shall have at least 2 means of exit, at least 2 means of exit। समझ में आया कि ना आया? यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर का अगर सॉरी फीट का हो जाता है, यानी काम कर रहे हैं तो लंबाई आपकी बढ़ गई, तब आपको वहां पर 2 मीन्स ऑफ एग्जिट देना होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो उधर काम कर रहा है उधर से वो आए और जाए, जो इधर काम कर रहा है इधर से आया जाए। 50 फीट का एरिया को क्रॉस कर करके आने जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होना चाहिए, एकदम नियम है। ना कि स्काफोल्ड पर, बल्कि एक्सकावेशन में भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी आपको वैसे ही करना है। आपको लिखा चुके हैं, उसमें भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ए मीन्स ऑफ एग्जिट shall be provided at least every 30 meters, यानी 100 feet of vertical rise। हर 100 फीट पर वर्टिकल राइज में आपको एक नया एंट्री बनाना होगा। मीन्स ऑफ एग्जिट, निकलने का अलग रास्ता, फिर उसी से एंट्री और एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट अलग होगा। बात समझ रहे हैं? यानी इग्रिस, एक ही चीज है इग्रिस और एग्जिट। क्लियर है? वो अलग अलग अब बन जाएगा, वो सिर्फ एग्जिट का अलग हो जाएगा, अब उससे एंट्री आप नहीं कर सकेंगे। क्लियर है या नहीं है? यस सर। नेक्स्ट, बाकी तो आप जानिए रहे हैं।
स्टेयरवेज पर वही लैंडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग 12 फीट पर बनाते हैं, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, जानते हैं उसको, लिखने की जरूरत है। तो फिर ये आपका लैडर इतना ही है। बाकी आपको लैडर का बारे में जांचना वो बता चुके लैडर में, क्रैक नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, डेंड नहीं होना चाहिए, कैसे देखिएगा, कितने एंगल पर लगेगा, 75 डिग्री का कोण बनना चाहिए। क्लियर है ना? वही सब आपको फिर लिखना, मतलब जानना है। तो सब आप लिख चुके हैं उसमें, जो नहीं लिखे थे वो सब लिखा दिया। लैडर का नियम, लैडर में घुस जाइए, जहां लैडर पढ़ा है वहां पहुंच जाइए। बात समझ में आया? दैट इज द लैडर सेफ्टी। क्लियर है? अब आइए लोडिंग कैपेसिटी में। स्टेयरवेज को इंस्टॉल कितने डिग्री पर करते हैं जी रजनीश? स्टेयरवेज को इंस्टॉल कितने डिग्री के एंगल पर किया जाता है, उनसे पूछ रहे हैं। देखिए, स्टेयरवेज बोल रहे हैं कि लैडर बोल रहे हैं? स्टेयरवेज 30 to 50 डिग्री का एंगल पर होना चाहिए। उसका हॉरिजॉन्टल एरिया कम हो जाता, मतलब बढ़ जाता है, वर्टिकल कम हो जाता है स्टेयरवेज में। लैडर में वर्टिकल ज्यादा रहता है। लैडर 75 डिग्री है, बात समझे? स्टेयरवेज और लैडर में फर्क बता चुके हैं। क्लियर है या नहीं है? ध्यान रखा करो, बहुत मामूली सा सवाल था यार। लोडिंग कैपेसिटी में लिखिए, एवरी स्काफोल्ड and its component including platform shall be capable of supporting loads without failure loads without failure, comma its own weight, own own weight, own weight को कौन सा वेट बोलते हैं? और डेड वेट, तो ब्रैकेट में लिख लो डेड वेट। एंड 4 times the maximum intended load, 4 times the maximum intended माने उद्देश्य से, intended 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 load as imposed by the workers, tools, materials and equipment. ये बता चुके पहले कि किस तरीके से निकालना है। ओन वेट मल्टीप्लाई बाय 4 times, जिसमें इंक्लूड करेंगे आप सब कुछ। डेड वेट हुआ स्काफोल्ड का वेट, जिसमें कि प्लेटफॉर्म से लेकर के उसका एक एक पार्ट उसमें शामिल है वेट में। और इंटेंडेड लोड में हो गया वर्कर्स, टूल्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, है ना जी? क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट नंबर 1 में आ जाइए आप, इसके पॉइंट में। एनी वर्किंग प्लेटफॉर्म on a scaffold
shall not be so loaded that it gives rise to danger of collapse or to any deformation which could affect its safe use, यानी कहता है कि किसी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना ज़्यादा लोड ना डालें कि उसका शक्ल बर्बाद हो जाए, धंस जाए, जिससे कि आप सुरक्षित ढंग से उसका प्रयोग कर न सकें। बात समझ में आ रहा है? लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कल बता चुके हैं, जो स्काफोल्ड रेटिंग है उसके मुताबिक लोड उसके ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट में आइए। स्काफोल्ड शैल बी चेक्ड periodically to ensure that the loads are within PEL परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी जो उसका लोड है उसके अंदर होना चाहिए, विद इन परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। नेक्स्ट, स्काफोल्ड प्लैंक्स shall be inspected and tested। प्लैंक समझ रहे हैं ना जी? हाँ। shall be inspected and tested by a competent person, और उसमें देखिएगा का फॉर नोट्स, गांठ लिखिए, फॉर नोट्स, KNOTS, नोट्स बोलते हैं गांठ को। लकड़ी में गांठ होता है ना जी, वो प्लैंक्स उसमें नहीं चलेगा जिसमें गांठ हो, कॉमा ग्रेन स्लोप, हल्का सा भी तिरछा या स्लोपिंग उसमें हो वो भी नहीं चलेगा, कॉमा शेक, जो लकड़ी हिल रहा हो, SHAKES, कॉमा DK यानी सड़ा हुआ, DECAY, कॉमा ड्राई रूट, सूखा दीमक जो अंदर की तरफ लगता है, ड्राई रूट ROT, एंड अदर डिफेक्ट्स। ड्राई रोड को देखने का तरीका है, उसको ठोकिए, अगर उसमें से बुरादा निकला, पाउडर, समझ लीजिए कि ड्राई रोड है, नहीं इस्तेमाल होगा। इन सब चीज से वो बरी होना चाहिए, यानी बचा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, लुम्बर यानी प्लैंक्स का लकड़ी, लुम्बर को बोलते हैं लकड़ी को, कबाड़ को, काठ जी, काठ कबाड़ नहीं होता है, उसको बोलते हैं लुम्बर, LUMBER, लुम्बर यानी प्लैंक्स का जो लकड़ी है उसके बारे में। शैल बी कैपेबल ऑफ फोर टाइम्स द इंटेंडेड लोड्स,
फुल स्टॉप। 4 टाइम इंटेंडेड लोड को अगर वो बर्दाश्त करने वाला हो तो उसका ग्रेडिंग क्या होना चाहिए? 2 इंच मोटा, 12 इंच चौड़ा, 6 फीट लंबा। ये है प्लैंक्स ग्रेडिंग। स्काफोल्ड प्लैंक्स ग्रेडिंग यही आता है, ठीक है। इसमें वेरी करता है, 9.5 9.25 भी होता है, लास्ट उतने ही मान के 9 चलिए, 9 से 12 चौड़ाई में, मोटाई में 1.5 तक होता है। डिपेंड करता है कि लुम्बर है यानी 100 मील वाला लकड़ी है या फैब्रिकेटेड लकड़ी है या विनियर लुम्बर्स है जो बनता है आजकल, डिपेंड करता है उसके ऊपर। क्लियर है? तो लिख लीजिए आगे। Planks shall be scaffolding grade or scaffolding grade are 2 into 12 inch with a 6 feet span for heavy duty. यानी 2 इंटू 12 इंटू 6, 2 इंच 12 इंच 6 फीट, 2 इंच मोटा, 12 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा। समझ में आया? कितना आ रहा? क्लास करोगे तब ना आवेगा। एक बैग आओगे तो कैसे समझ में आवेगा? दिक्कत नहीं होगा? समझ में आया जी? ये हो गया आपका लोडिंग कैपेसिटी। अब आइए गार्डरेल में। Guardrail system includes गार्डरेल में क्या क्या शामिल होता है? हाँ तो लिखिए, टॉप रेल, कॉमा मिड रेल, कॉमा टो बोर्ड्स एंड पोस्ट। पोस्ट खंबा, बम्बू या स्टैंडर्ड है ना जी। ये क्या हो गया? पोस्ट। चारों तरफ खड़ा करेंगे, इस पे टॉप रेल लगाएंगे, मिड रेल लगाएंगे, नीचे टो बोर्ड देंगे। एंड शैल बी इंस्टॉल्ड on all open sites कहाँ इंस्टॉल्ड करोगे? on all open sites and end of the elevated work, end of the elevated work where a person could fall 1.8 meters or more, could fall 1.8 meters or more। क्लियर है? सही है ना जी? कि नहीं समझ रहा है? गार्डरेल सिस्टम में शामिल होता है, यानी इन चीजों से मिलके गार्डरेल बनता है। मिड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड एंड पोस्ट। और इसको लगाते हैं वो खुली हुई जगह पर चारों तरफ, या फिर किनारे जो ऊंचाई की जगह है और जहां से गिरने की संभावना है 6 फीट या उससे ज्यादा से। ठीक है? यस सर। दूसरे पॉइंट में आइए। टॉप रेल हाइट shall not be more than 1
फुजैल कितना इंच होना चाहिए जो लिखे हो उसका है? चुप रहो, समझने की बात है, हम जिससे पूछेंगे वही बतावेगा रे। देखिए क्या कर रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? टॉप रेल का हाइट पूछ रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से? तुम बोलो जी। हैं? 14 to 16। ये कौन बला, कहाँ से आया ये? देखिए जी, कहाँ पढ़ा है यार, हम समझा कि सब जान रहा है। ए लड़का तू बताओ, खाली जगह भरना है, हैं? 3 फुट 3 फुट नहीं होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है। 45 इंच गधा कहेंगे। टॉप रेल नहीं बताया था 42 प्लस माइनस 3, तो बोल रहा है कहाँ लिखे थे? वाइट हाइट तो कहाँ पूछ रहे हैं हम? पूछाइए ना, कोई नया चीज पूछा कहाँ तेरे से? ठीक है, समझ में आया? ये कोई गलत हम लिखवा दिया। शैल नॉट एक्सीड, यानी शैल नॉट बी मोर देन किसका? हाइट ऑफ टॉप रेल। सीधी सी तो बात है, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो कितना बोलोगे? तो लिख 45 इंच। इतना ना जानेगा तो क्या जानेगा? लिखा चुके हैं कल, नक्शा बना के दिखा दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा है। एंड मिनिमम shall not be less than 38 inches, इससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? कल नक्शा में बताया हुआ है, इसलिए आसानी से इसको तुम लोग लिखोगे। याद रखना, गार्ड रेल सिस्टम में टॉप रेल जो होता है उसका मैक्सिमम हाइट होता है 45 और मिनिमम हाइट पर अगर देना है तो होगा 38। बस समझे? या इसके बीच का भी दे सकते हो, तो कहें नॉट लेस देन 38, नॉट मोर देन 45। सीधी सी बात बोल देना इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट, मिड रेल shall be installed approximately halfway between the top rail and working platform। टो बोर्ड नहीं, वर्किंग प्लेटफॉर्म। Between the top rail and working platform। अब इसमें हम तुमको ये नहीं लिखाया इसीला कि 38 है, 38 का आधा, 38 पे टॉप रेल है तो उसका आधा कर दो, 45 पर है तो उसका आधा कर दो। क्लियर है ना जी? अब आता है वर्टिकल अपराइट। टो बोर्ड नहीं, अभी और मजबूत नहीं करोगे क्या? वर्टिकल अपराइट। वर्टिकल अपराइट सपोर्टिंग गार्ड्स, इसको कहेंगे सपोर्टिंग गार्ड्स भी। shall not be spaced more than shall not be spaced more than 2.7 मीटर।
अपार्ट, माने एक दूसरे से। जैसे ही एक दूसरे दो पोस्ट की दूरी 2.7 मीटर हुआ, वर्टिकल अपराइट पोस्ट बीच में एक आ जाएगा। बस समझ रहे, इससे ज्यादा एक्सीड होने नहीं देना है। और वर्टिकल अपराइट पोस्ट लगाते हैं, अगर मिड रेल नहीं है तो 19 इंच पर, और अगर मिड रेल है तो 24 इंच पर। बस समझ गए। नेक्स्ट, टो बोर्ड shall be installed along all open edges of a platform अभी वो नहीं बता रहे हैं। मोर देन 1.8 मीटर्स हाई एंड शैल कन्फर्म टू द फॉलोइंग। समझे? टो बोर्ड हम लगाएंगे जब ऊंचाई 1.8 मीटर का हो। पहली बात तो ये समझो, उससे नीचे है तो टो बोर्ड नहीं लगाना है। बस समझे? तो ये हम पहले बताया। और क्या कंफर्म करना है? अब टो बोर्ड का नियम जो होता है वो तो ए बी में करके लिखिए। ए में द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम top of the toe board to the platform shall be at least, toe board to the platform shall be at least, अब बोलो, 4 एटलीस्ट बोल रहे हैं तो 4 to 6 जा रहा है। सेंटेंस को समझ, ये एटलीस्ट माने कम, तो कम कितना है? 4, तो 4 इंच लीक। एटलीस्ट है तो 4 लीक एंड मैक्सिमम 6 इंच। बी, वुड टो बोर्ड्स, वुड लकड़ी का, अगर मेटल का है तो उसका कोई थिकनेस नहीं है। समझे? लकड़ी है तो थिकनेस देखिएगा। वुड टो बोर्ड्स शैल बी एट लीस्ट 1 इंच थिक, वन इंच थिक, मोटा। C, toe board shall be secured in place along outmost edges of the platform and shall not have more than 6 mm
यानी 1/4 इंच क्लियरेंस above the platform, above the प्लेटफॉर्म। ये बात थोड़ा समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। कह रहा है कि जो टो बोर्ड आप लगाते हैं वो खुले हुए जगह पर, किनारे में, प्लेटफॉर्म पर, वहां पर अगर आपका प्लेटफॉर्म, जैसे ये हम लगाया टो बोर्ड, और यहां पर से 1/4 इंच यानी 6 mm अगर ये उठा हुआ है, खुला हुआ है, क्लियरेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बात समझ में आया, तो वो चलेगा। बात समझ में आ रहा ना। अगर उससे ज्यादा है तो वो नहीं चलेगा। देखिए हर जगह आप चाहेंगे एकदम बराबर बराबर लगे, मुमकिन है। देखिए यहाँ पर उठा हुआ है ना, यहाँ उठा हुआ, तो मुमकिन है कि कहीं पर उठा हो, तो उसने उठने का गैप का जो बताया वो है, हम बर्दाश्त करेंगे 6 mm यानी 1/4 इंच। उसको आप ध्यान मत दो, चलेगा वो, क्योंकि इससे निकलेगा क्या, खाली गर्दा, बस समझे। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, फिर बराबर कीजिए। ये बात बता रहा, क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट, अब आइए प्लेटफॉर्म के बारे में। नंबर 1, स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म unit shall be solid wood planks, comma, laminated lumber planks, laminated lumber planks, comma, fabricated planks, फैब्रिकेटेड प्लैंक्स और मेटल प्लैंक्स। कह रहा है कि इसका फोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है वो सॉलिड वुड, जो आरा मशीन वाला लकड़ी, उससे भी बना हो सकता है, जो स्काफोल्ड ग्रेडिंग के मुताबिक हो, या फैब्रिकेटेड लुम्बर प्लैंक्स यानी वही लकड़ी लेकिन उसके ऊपर कुछ फैब्रिकेशन किया हुआ हो, चिकना कर देते हैं हम, देखते हो उस पर ये लगा देते हैं प्लाई, है ना, सरमाइका लगाते हैं ना, वो भी चलेगा। या लुम्बर वेनल प्लैंक्स, ये वाला जो आप अभी जिस पर हैं, ये भी चलेगा। और मेटल का भी होता है, बस समझ रहे हैं, लोहे का। पर वो जब हो तो उसको बनाना हो छेदे छेद, बस समझ रहे हैं, ताकि उसके ऊपर गर्द ना बैठ जाए। मेटल ना है, गर्द बैठ जाएगा, पानी गिरा रह जाएगा, तो वो सारी चीजें उससे झड़ करके नीचे आ जाती है। उसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग जब समुद्र के किनारे या पानी की जगह पर करते हैं तो हम लोग मेटल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी को खराब कर देगा पानी का झटास, मॉइस्चर खराब कर देगा। इसके लिए हम लोग लोहे का जालीदार बना हुआ प्लैंक्स होता है, जो उसी ग्रेड में हो, जो ग्रेड आपको लिखा चुके हैं, और उसका प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं। ज्यादा वजन ना हो, छेद होने से वो भी ठीक हो जाता है, हवा आर पार होगा, फेंकाएगा भी नहीं। बात समझ गए, इसलिए इस तरीके से बना होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सॉलिड वुड प्लैंक्स
shall be of a scaffold plank grade. प्लैंक ग्रेड, प्लैंक ग्रेड माने ग्रेडिंग दिया हुआ रहता है. एंड इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल स्टैम्प मुहर बाय ए ग्रेडिंग एजेंसी, बाय ए ग्रेडिंग एजेंसी, यानी जो एजेंसी प्लैंक्स बनाती है, प्लैंक्स बनाने के बाद उसके ऊपर वो अप्रूवल का मुहर मार दे, उसी को हम कहेंगे ग्रेडिंग ऑफ प्लैंक्स. यानी ये ग्रेड है प्लैंक्स का, इसको हम इस्तेमाल करेंगे बिना देखे. जितना भी आपको प्लैंक्स मिलेगा उसको आप, चूंकि इस्तेमाल होते होते गंदा हो जाता है, उसके किनारे को आप अगर साफ कीजिएगा, खुरचिएगा, तो आपको ग्रेडिंग नजर आ जाएगा. इम्बोस्ड किया हुआ रहेगा, मुहर मारा हुआ रहेगा. अगर लैमिनेटेड विनर लुम्बर है यानी ये तरह का, तो इस पर इम्बोस्ड होगा, तो समझ रहे. और अगर लकड़ी है तो उस पर मोहर लगा हुआ होगा. क्लियर है या नहीं है? यस सर. लिखिए आगे नेक्स्ट में, लैमिनेटेड विनर लुम्बर प्लैंक्स. विनर माने होता है लकड़ी का परत चढ़ा हुआ, तह चढ़ा हुआ, जैसे ये सब बनता है प्लाई वाला तह बहता होता है कि नहीं, वो विनर होता है. VENER, लैमिनेटेड विनर लुम्बर प्लैंक्स, VENER, shall be 1/2 इंच यानी 1.5 इंच थिक, by 9 inches wide और larger, 9 inches wide. लिखे. यानी जब लेमिनेटेड विनर लुम्बर होगा तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, क्योंकि परत पे परत चढ़ा हुआ है. 1.5 इंच बाई 9 इंच, मोटाई 9 इंच यानी चौड़ा, और मोटा 1.5 इंच. लकड़ी का है सॉलिडवुड 2 इंच, ठीक है. और वहां वैसे भी बताया 9 से 12, सीधे आप बता सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल दे रहे हैं हम, ठीक है ना जी. नेक्स्ट लिखिए, प्लैंक्स शैल नॉट बी स्प्लिट प्लैंक शैल नॉट बी स्प्लिट माने, स्प्लिट माने टूटा हुआ, SPLIT, स्प्लिट मोर देन 25 mm, 25 mm यानी 1 इंच से ज्यादा टूटा हुआ अगर प्लैंक्स है तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर उसके अंदर है तो कर सकते हैं, ये भी एक सुविधा है. ठीक है जी. यस सर. समझ रहा है या खोपड़ी से बाहर निकलने लगा? आगे लिखावे. नेक्स्ट, प्लैंक्स शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर जांचना फॉर डिफेक्ट्स सच एज डैमेज, कॉमा डीके सड़ा हुआ, डैमेज कॉमा डीके, कॉमा वार्पिंग ऐठा हुआ, WRPING, वार्पिंग माने ऐठा हुआ, स्प्लिट टूटा हुआ, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, हिला हुआ. shall not be used, shall not be used. Next, planks shall not be painted, planks shall not be
पेंटेड, कॉमा ट्रीटेड और कोटेड। कोटेड, कोट चढ़ाया हुआ, परत चढ़ाया हुआ, COATED, टू कॉन्सिल डिफेक्ट्स, टू कॉन्सिल CONCEAL, कॉन्सिल माने छिपा, छिपाना, छिपा हुआ, कॉन्सिल डिफेक्ट्स। पेंट इसलिए नहीं करते, कोटेड इसलिए नहीं करते, ट्रीटेड इसलिए नहीं करते कि उससे उसका जो डिफेक्ट है वो छिप जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if age of platform is less than 14 inches 14 from the wall or structure guardrail shall not be required, guardrail shall not be required, comma, however covering the gap by planks, covering the gap by planks, comma, toe boards, planks और करके लिखिए, और टो बोर्ड्स और नेट्स और बैरिकेड्स। बात समझ में आई? अगर आप स्कैफोल्ड खड़ा करते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है, दीवार है, यही ना काम कीजिएगा या कहीं पर भी, तो 14 इंच की दूरी अगर आपका प्लेटफॉर्म से दीवार का है या स्ट्रक्चर का है तो वहां पर गार्डरेल लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जो जगह और खुला हुआ है, जिधर स्ट्रक्चर नहीं है या 14 इंच से ज्यादा दूरी हो रहा है तो वहां गार्डरेल लगाएंगे। जैसे पीछे साइड, दाएं बाएं, फ्रंट में आपका स्ट्रक्चर पड़ रहा और इसका दूरी आपका 12 इंच का है, तब आप यहाँ पर गार्डरेल नहीं लगाएंगे। तो बचा जो गैप 14 इंच का, उससे सामान गिर सकता है, तो उसको गैप को कवरिंग करने के लिए प्लैंक्स का इस्तेमाल करो, टो बोर्ड का इस्तेमाल कर लो, या फिर नेट नीचे लगा लो, या फिर नीचे साइड में जाके उसको बैरिकेड्स कर दो, एरिया को कोई एवे नहीं करे, ताकि किसी के सर पर कुछ गिरबे न करे। इनमें से जो पॉसिबल है उसको आप कर सकते हैं। बात समझ में आया? नहीं आया है? क्लियर है ना जी? नेक्स्ट, ends of planks shall not extend shall not extend beyond the center line of end support bearer, end support bearer by 6 inches and not extend more than
more than 12 inches. ये समझे कि नहीं समझे हैं? इसमें आपको नक्शे से हम समझा देते हैं, आसानी से समझ जाइएगा। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इससे ये निकला हुआ है कि नहीं? कौन निकला हुआ है? प्लैंक्स। कहाँ से निकला हुआ है? ये प्लेटफॉर्म का बेरर है। ये बेरर ना होगा जी, ऐसे ऐसे ना खड़ा करते हैं। ये रनर हो गया, ये जो खड़ा किया ये रनर हो गया, और ये क्या हो गया? बेरर हो गया। इसी के ऊपर ना हम डालेंगे प्लैंक्स को, नीचे कोई फ्रेमिंग नहीं होगा तो कैसे रखोगे? लपिए जाएगा ये, है ना? तो नीचे फ्रेमिंग के लिए रनर और बेरर रहता है। तो बेरर हो गया ये जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होता है रनर। तो बेरर के ऊपर से मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 इंच आपका प्लैंक्स निकला हुआ होना चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि प्लैंक्स एकदम इसके बराबर में सेट कर दें, ये अच्छा लग रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। जरा सा हिले डोला नीचे आ जाएगा। इसीलिए निकाल कर करके रखना है, कम से कम 6 इंच, ज्यादा ज्यादा 12 इंच। और दूसरा फायदा क्या होगा? ओवरलैपिंग, है ना? तो नेक्स्ट में लिखो। ये समझ में आ गया? Planks overlap shall not be less than shall not be less than 6 inch या ऐसे लिखिए ना, नॉट लेस देन 12 इंच, डायरेक्ट 12 इंच। बढ़ा दीजिए, घटाइए मत, क्योंकि ओवरलैप में मजबूती आता है, इसीलिए। बात समझ गए? तो 12 इंच आप कर सकते हैं कि इससे नीचे नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी इसके ऊपर प्लैंक्स डालना, आगे अगर मेरा प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है तो उसके ऊपर हम डालें तो 12 इंच का ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर यूं होना चाहिए। ये ओवरलैप है, ठीक है? नेक्स्ट, each platform gaps between the units are less than 1 inch wide. 1 inch wide. And if larger and if larger gaps are unavoidable, then they shall be covered by gaps are unavoidable, then they shall be covered by cross planks. प्लैंक्स यानी कह रहा है कि एक यूनिट यानी ये प्लैंक्स दूसरे प्लैंक्स जो लगाए आप, ये दोनों की दूरी 1 इंच से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। बात समझे? और अगर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्रॉस प्लैंक्स का इस्तेमाल कर करके उस गैप को भर दीजिए। फिर छोड़ नहीं सकते, 1 इंच से कम में है तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट, wooden planks
shall be covered with fireproof blanket to avoid contact with welding slag वेल्डिंग का कचड़ा और ओपन फ्लेम, वेल्डिंग स्लैग और ओपन फ्लेम while welding. फ्लेम वेल्डिंग, जब अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो चूंकि लकड़ी है आग लग जाएगा, और वेल्डिंग जब होता है तो कचरा देखते गिरता है लाल लाल, वो छेद कर देगा, उसमें जला देगा। इसके लिए जब आप उस पर वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग का काम, तो फायर प्रूफ ब्लैंकेट से अपने प्लैंक्स यानी पटरे को छिपा दीजिए। बात समझ में आया? आयरन या मेटल का बना हुआ अगर है तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। मेटल में फायर कंडक्टिविटी बहुत, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए वैसी जगह पर अगर काम कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सबसे बेहतर होता है लकड़ी का ही इस्तेमाल करना, प्लैंक्स खास करके। बात समझे? नेक्स्ट, एट लीस्ट 3 स्काफोल्ड्स प्लैंक्स, एट लीस्ट कम से कम 3 scaffold planks shall be used for a platform. Shall be used for a platform. Next, scaffold platforms shall be at least 18 inches wide, माने चौड़ा, for light duty and 36 inches for heavy duty. inches. Next and last, planks shall not span स्पैन समझते हैं ना, फैलना, लंबाई को कहते हैं, मोर देन 12 feet on a light duty and 7 feet on a heavy duty scaffold. on a heavy duty scaffold, यानी मैक्सिमम जो चौड़ाई प्लैंक्स की लाइट ड्यूटी में है वो 12 और हेवी ड्यूटी में है वो 7। जितना कम चौड़ाई रखिएगा उतना ज़्यादा मजबूती होगा, ये मैक्सिमम बताया। मिनिमम 10 रखिए और उस हेवी ड्यूटी में 6 रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 12 हो सकता है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? यहाँ तक सब समझ में आया? तो इतना ही रहने दीजिए आज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खोपड़ी से कुछ निकलने लगा है। नहीं पता है कौन आपका मोबाइल है।
रखे थे लेकिन याद नहीं कौन सा है, बहुत सारा मोबाइल।